हाँ भाई, तो देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। ये हमारा चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 है और चैप्टर 1 का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक है। इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग, लास्ट टॉपिक चल रहा है और उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। क्या नाम है? एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। इस टॉपिक के बाद ही चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो अब मुझे बताइए, आपने कितने एप्लीकेशन पढ़ लिए गॉस लॉ के? टोटल 6 एप्लीकेशन होते हैं इसके। कितने होते हैं? मतलब जो गॉस का नियम हमने आपको पढ़ाया है वो 6 जगह यूज किया जा सकता है, जिसमें से 4 जगह हम यूज कर चुके हैं। पहला यूज कहाँ किया था? सबसे पहला यूज वायर के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए किया था। सेकंड यूज कहाँ किया था? प्लेट के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए किया है। थर्ड यूज कहाँ किया है? पहले सेकंड यूज में हमने नॉन कंडक्टिंग प्लेट ली है और थर्ड यूज में हमने कंडक्टिंग प्लेट ले ली है दोनों में प्लेट ही। फोर्थ यूज कहाँ किया है? फोर्थ वाला देखो कहाँ किया है, जो कल नहीं आया तो समझ लो भाई। पहला तो वायर के लिए क्या है? वायर के पास इलेक्ट्रिक फील्ड, यही है। सेकंड यूज हमने प्लेट के लिए किया है, और प्लेट कैसी? नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। मतलब ऐसे करके एक प्लेट ले ली थी, उसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। थर्ड यूज में हमने फिर से प्लेट ही ली है, लेकिन कैसी प्लेट ली थी? कंडक्टिंग प्लेट। ऐसे करके बनाते कंडक्टिंग प्लेट को, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से, है ना। फोर्थ यूज में हमने क्या किया था गार्गी कल? हमने 2 प्लेट ली थी। कितनी प्लेट? और कंडक्टिंग नहीं, नॉन कंडक्टिंग वाली। ऐसे करके 2 प्लेट ले ली थी। एक ये है और एक प्लेट ये है। ऐसे करके 2 प्लेट ले ली हमने। एक पे पॉजिटिव चार्ज दे दिया था, अब क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है तो अंदर रहेगा चार्ज, और इसको निगेटिव दे दिया था, ठीक है। और बस हमने बस 2 जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी, यहाँ और यहाँ। ये 4 यूज था, ठीक है। आज हम क्या करेंगे? फिफ्थ यूज हमारा। फिफ्थ और सिक्स यूज को समझ लो, क्योंकि दोनों एक से हैं। फिफ्थ यूज में और सेकंड एप्लीकेशन, फिफ्थ एप्लीकेशन और सेकंड एप्लीकेशन में अब बात होगी स्फेयर की। किसकी? देखो, वायर की भी बात हो गई, प्लेट की भी बात हो गई, स्फेयर बचा है ना। तो अब हमें स्फेयर की बात करनी है फिफ्थ यूज में भी और सिक्स में भी। एप्लीकेशन कराने से पहले मैं आपको समझा दूं कि स्फेयर कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। कंडक्टिंग स्फेयर का क्या मतलब है, नॉन कंडक्टिंग का क्या मतलब है, स्फेरिकल शेल का क्या मतलब है, हॉलो स्फेयर कौन सा होता है, सॉलिड स्फेयर कौन सा होता है। ये सारी कैटेगरी पहले समझ लो, ताकि अगर एप्लीकेशन में जो लिखा हुआ है स्फेयर, उसी को लेकर चलना है। अगर कुछ और लिखा है और आपने कोई और स्फेयर ले लिया, तो आंसर लगाएगा, एप्लीकेशन गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो पहले स्फेयर को समझो कि स्फेयर क्या होता है। देखिए, अच्छा ये बात तो मैं नहीं बता रहा कि स्फेयर में और सर्कल में क्या डिफरेंस है, ये तो पता ही है आपको। क्या डिफरेंस है गार्गी, बताओ। स्फेयर में और सर्कल में कौन? स्फेयर, स्फेयर टेढ़ा सा होता है, और सर्कल वो सीधा गोल होता है। ये डिफरेंस है। आप बताओ, स्फेयर में और सर्कल में कैसा? अरे स्फेयर भी तो गोल ही होता है। ऊपर ऊपर से टेढ़ा क्यों बता रहा है आप उसको? ये जो रखी हुई है ये क्या है बताइए? निकलेगी नहीं। अरे ये नोट्स रखे हो, हाँ। ये क्या है, ये स्फेयर है या सर्कल है? ये स्फेयर है सर्कल है? स्फेयर है। तो आप क्या बता रहे हो, कैसा होता है? ऊपर से गोली तो है, गोली तो है। सर्कल मतलब, आप पहनती नहीं क्या हाथ में कुछ? सर्कल मतलब जो हाथ में पहनते हैं, कड़ा या चूड़ी या बैंगल, हाँ जो भी है, रिंग, रिंग पहनते हैं उंगली में, वो सारी कैसी होती हैं? सर्कल, क्योंकि उनके अंदर कुछ नहीं है। और जो 3D शेप होती है, 3D देखो हर तरफ से गोल है, ये कैसा होता है? स्फेयर। सर्कल को हिंदी में वृत्त कहते हैं, और स्फेयर को हिंदी में गोला बोलते हैं। गोला मतलब जो हर तरफ से गोल है।
सर्कल 2D शेप है, 2D केवल, है ना, ऐसे ऐसे बस, और स्फेयर 3D है। ठीक है दोनों बिल्कुल गोल ही, ऐसा नहीं कि वो चौक ऊपर से थोड़ा पिचका होगा या कैसा होगा, सेम ही होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो हम जो बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एप्लीकेशन में, वो स्फेयर की बात कर रहे हैं, सर्कल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ रख दो लड़की नीचे साइड। तो देखिए, यानी मैंने लिखा स्फेयर, यानी 3D सरफेस, जैसा ये बॉल ही थी अभी, है ना। अब जो स्फेयर होगा ना, वो दो कैटेगरी में हो सकता है। स्फेयर कितने टाइप के हो सकते हैं? दो, बताइए कौन कौन से। या तो स्फेयर कैसा स्फेयर होगा? हॉलो स्फेयर। अब हॉलो स्फेयर कैसे होते हैं? हॉलो स्फेयर का मतलब होता है खोखला गोला। कैसा गोला? खोखला, जो अंदर से खोखला हो। जैसे ये बॉल थी, बॉल अंदर से भरी हुई थोड़ी है, अंदर से खाली तो है, हवाई तो है इसके अंदर। तो इस हॉलो स्फेयर। अब सुन लो, हॉलो स्फेयर का एक और नाम होता है स्फेरिकल शेल। हॉलो स्फेयर को और क्या बोलते हैं हम? स्फेरिकल सेल। ऐसे लिखा आएगा, हॉलो स्फेयर लिखा नहीं आएगा आर्टिकल में। जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपसे कहेगा कि स्फेरिकल सेल है हमारे पास। स्फेरिकल सेल को हिंदी में बोलते हैं गोलीय कोश। गोलीय कोश, दोनों सेम ही होते हैं। खोखला गोला और स्फेरिकल सेल एक ही बात है। बात समझ में आ गई? ठीक है। सेकंड जो हमारे पास होता है उसको बोलते हैं सॉलिड स्फेयर। कैसा स्फेयर? जो सॉलिड स्फेयर होगा वो सॉलिड होगा, मतलब अंदर से भी भरा होगा। जैसे एग्जांपल, कोई मेटल की बॉल ले लो, भारी हैवी मेटल की बॉल, वो कैसी होगी? सॉलिड होगी। हाँ, लेदर वाली सॉलिड होती है क्या? तो लेदर की बॉल ले लो, जो सॉलिड हो, अंदर से खाली ना हो। जैसा हमारा सर, हमारा सर क्या है? सॉलिड स्फेयर, अंदर भरा है ना, है ना। अंदर क्या भरा है? ब्रेन भरा हुआ है, हमारा दिमाग है अंदर। अरे भरा है ना, खाली भी होता है कुछ लोगों का। तो सॉलिड स्फेयर हो गया। सॉलिड स्फेयर, अब सॉलिड स्फेयर को हम क्या बोलेंगे? ठोस गोला। कैसा गोला? तो ये ठोस गोला। अब इसमें तो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग का मतलब नहीं है भाई पंडित जी। स्फेरिकल सेल को अगर कंडक्टिंग बोले हम या नॉन कंडक्टिंग बोले, कोई फर्क पड़ेगा? भाई इसमें जो खाली सरफेस सरफेस ही तो होता है इसका। अगर मैं जरा, ये मुझे बताओ, ये हॉलो स्फेयर है, हॉलो ही तो है, अंदर से खाली हवा है ना इसके अंदर, और ये स्फेरिकल सेल भी है। मैं इसको चार्ज दूंगा, क्यू चार्ज दिया मैंने इसको, तो वो चार्ज कहां जाएगा? इसके सरफेस पे। अब ये कंडक्टिंग हो तब भी कहां जाएगा? सरफेस पे। अब ये नॉन कंडक्टिंग हो तब भी कहां रहेगा? क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं। तो हॉलो स्फेयर में, यानी स्फेरिकल सेल में, वो नहीं बोलेगा कि कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है, क्योंकि कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग का यह मतलब ही नहीं है। अगर नॉन कंडक्टिंग होगी तब भी चार्ज सरफेस पर रहेगा, और कंडक्टिंग होगी तभी चार्ज सरफेस पर रहेगा। बात समझ में आ गई? तो इसमें कोई मीनिंग नहीं बनता बताने का, तो वो कहेगा भी नहीं, स्फेरिकल सेल कहेगा खाली बस। तो आप समझ जाओगे कि हॉलो स्फेयर। ठीक है, और देखो, लेकिन अगर ये स्फेयर सॉलिड होता, कैसा होता? तो फिर दो कैटेगरी बन सकती हैं। अगर ये स्फेयर सॉलिड होगा तो फिर कितनी कैटेगरी बन सकती हैं? दो। सॉलिड जो स्फेयर है, क्या कंडक्टिंग है? कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर है या नॉन कंडक्टिंग है? कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर है या नॉन कंडक्टिंग है? अब देखिए जरा, इधर समझिए आप। आ, अब ये मैंने दो स्फेयर बना दिए हैं। मान लेते हैं ये वाला कंडक्टिंग है और ये वाला नॉन कंडक्टिंग है। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा आप कहने से, बताइए। कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग कहने से क्या फर्क पड़ेगा? होगा ये, जब आप कंडक्टिंग वाले को चार्ज दोगे, तो हम जानते हैं दोनों सॉलिड हैं, दोनों अंदर से कैसे हैं? भरे हुए हैं। कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग का मतलब यह है
कि ये वाला जो आपका स्फेयर है ये मेटल का है, लोहे का या एल्युमिनियम का या कॉपर का, और नॉन कंडक्टिंग वो होते हैं जिनमें करंट नहीं फ्लो होता, यानी लकड़ी का या प्लास्टिक का, ऐसी चीज का। ये ऐसे मटेरियल का, लकड़ी प्लास्टिक का बना है, ये मेटल का बना हुआ है, तो करंट फ्लो हो सकता है। तो अगर हम इसको चार्ज दें, पहले वाले गोले को, इसको पहले वाले स्फेयर को अगर मैं चार्ज दूं, क्यू चार्ज, तो बताइए कहां जाएगा चार्ज? ये कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग है, सॉलिड भी है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंडक्टिंग है तो सारा का सारा चार्ज कहां जाएगा इसके? समझाया है पहले भी ये बात। अगर कंडक्टिंग होगा स्फेयर तो सारा चार्ज कहां आएगा? उसके सरफेस पे आएगा, चाहे अंदर से भरी भरा हो वो, उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, बस यही फर्क होता है कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग में। अगर यही स्फेयर नॉन कंडक्टिंग होता, जैसे प्लास्टिक का या लकड़ी का होता, और मैं इसको फिर से कितना चार्ज देता, क्यू चार्ज अगर मैं इसको देता, तो ये सारा का सारा चार्ज कहां चला जाता है? इसके बॉडी में चला जाता, अंदर चला जाता। ये फर्क होगा नॉन कंडक्टिंग स्फेयर में या कंडक्टिंग स्फेयर में। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इधर देखो भाई, जो स्फेरिकल शेल है, अब तुम्हें लग रहा होगा तीन आर्टिकल बन रहे हैं यहाँ पे। एक तो क्या, स्फेरिकल शेल यानी खोखला गोला, उसको चार्ज देंगे। दूसरा क्या, कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर, उसको चार्ज देंगे। और तीसरा क्या, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर, उसको चार्ज देंगे। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे दो ही बन रहे हैं बस, ध्यान से अगर देखो आपने। जब मैं स्फेरिकल शेल को चार्ज दूंगा, बताना, जैसे ये कोई स्फेरिकल शेल बना दिया मैंने, ये भी गोला है, अंदर से खाली है, इसको चार्ज दूंगा तो इसका चार्ज भी तो कहां जाएगा? इसके सरफेस पे। तो मुझे बताओ, सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर और हॉलो स्फेयर, इन दोनों डायग्राम में कोई डिफरेंस है चार्ज के मामले में? वैसे तो डिफरेंस है, वो भरा हुआ है वो खाली है, लेकिन चार्ज दोनों में कहां गया है? तो अगर वो कहता है कि सॉलिड स्फेयर है, कंडक्टिंग है, तब भी सेम आंसर आएगा आपका। और अगर वो कहता है कि हॉलो स्फेयर है, हॉलो स्फेयर तो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग मतलब ही नहीं है, तब भी आपका आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। तो हम एक ही आर्टिकल करेंगे, ये वाला। और अगर हालांकि एग्जाम में आता नहीं ये वाला, कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर नहीं आता है, ये वाला आता है स्फेरिकल सेल वाला, क्योंकि उनको पता है सेम ही आना आंसर। लेकिन अगर बाई चांस आ जाता है, तो आपको जैसे आपने ये वाला किया है वैसे ही आपको ये वाला बिल्कुल सेम डिट्टो वही छापना है। लेकिन ये अगर आ जाता है, कौन सा, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर, ये अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें बॉडी के अंदर चार्ज है। इसके सारे आंसर अलग आएंगे, इन दोनों के आंसर मैच करेंगे। तो हम ये दो अलग अलग ना करके हम खाली एक इसको करेंगे और एक सॉलिड स्फेयर का नॉन कंडक्टिंग करेंगे। तो ये हो गया नंबर 5 और ये हो गया नंबर 6। ये टोटल एप्लीकेशन सारे कंप्लीट हो गए। बात समझ में आ गई? इसको बनाइए टेबल को पहले। देखो, अगर अब हम कौन कौन सा करेंगे, पहला वाला करेंगे, हॉलो स्फेयर का करेंगे, और सॉलिड का नॉन कंडक्टिंग करेंगे, है ना, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है। इन दोनों में भी अगर मैं आपको बताऊं कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो ये जो स्फेरिकल शेल वाला है ना, ज्यादा आता है एग्जाम में। मतलब टोटल 6 एप्लीकेशन में, पहला एप्लीकेशन, दूसरा एप्लीकेशन, और ये 5वां नंबर है ना, 5वां एप्लीकेशन, ये तो आपको बिल्कुल 100% करके ही जाने हैं। कौन कौन से बोले मैंने? पहला, दूसरा और 5वें। 6 में से ये 3 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी, इनको तो छोड़ ही नहीं सकते। बात समझ में आ गई? करा हम सारे रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट भी आपको बता दी। पहला, दूसरा और 5वां, करें इसको? कर लिया आपने नोट सबने? ठीक है, हेडिंग लिखिए, एप्लीकेशन नंबर 5, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ड्यू टू स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल, देखिए, गोलीय कोश के कारण, गोलीय कोश के कारण
वैद्युत क्षेत्र। गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र। समझते जाओ, बहुत आसान। मैं पैटर्न तो आपको याद ही है। पैटर्न क्या बताया था सबसे पहले? पहला स्टेप क्या होता है? जनरल मेथड से फ्लक्स। सेकंड मेथड गॉस लॉ लगाना है। थर्ड स्टेप दोनों को इक्वल करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का बिल्कुल वही सेम मेथड लगेगा, ठीक है। पहले हम स्फेरिकल सेल बना लेते हैं। स्फेरिकल सेल को ऐसा बना लें क्या, या 3D में बनाए? बताओ, ऐसा बनाए 3D में या 2D? 2D बना लेते हैं ना। समझ तो गए आप, 2D वाला बना लेते हैं। और आप समझ ही गए हो कि ये स्फेरिकल सेल ही है, मतलब स्फेयर है। इसको सर्कल मत समझना बस, है ना। ये क्या है? स्फेयर है। अब ये कैसा स्फेयर है? क्योंकि ये स्फेरिकल सेल है तो ये हॉलो है, अंदर से कैसी है? खाली है। ठीक। तो अगर मैं इसको चार्ज देता हूं, कितना चार्ज? प्लस क्यू, तो वो चार्ज कहाँ पे डिवाइड हो जाएगा इसके? क्योंकि इसमें सरफेस ही है खाली, तो सरफेस में ही तो जाएगा चार्ज। तो पूरे सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। प्लस क्यू आवेश दे दिया उसको, पूरे सरफेस पे आ गया, ठीक है। करना क्या है? तो लो जरा, करना क्या है? हमें 3 जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। कितनी जगह? 3 जगह पे। स्फेयर वाले केस में आपको 3 बार इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी पड़ेगी, चाहे वो स्फेरिकल सेल हो या सॉलिड हो। कहाँ कहाँ देखो। सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे, बाहर ले लोगे एक पॉइंट, यानी स्फेरिकल सेल के बाहर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, ठीक है। उसके बाद आप एक पॉइंट लोगे, कहां पर? इस स्फेरिकल सेल के बिल्कुल सरफेस पर ही। पी के बाद क्या आता है? क्यू आता है ना। फिर आप एक पॉइंट लोगे सरफेस पर, इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम आपको बताएंगे फिर कितनी होगी, ठीक है। और एक पॉइंट, एक जगह और बची, जो कि कहां बची है बताओ? इसके अंदर। सरफेस पे तो हो गया, बाहर हो गया, सरफेस पे हो गया। अब कहां गए हम? इसके अंदर एक पॉइंट ले लेंगे और फिर उस पॉइंट पे बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो स्फेरिकल सेल के आउटसाइड यानी बाहर, ऑन द स्फेरिकल सेल या ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेल, उसके सरफेस पे, एंड इनसाइड द स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। 3 जगह हो गई। क्वेश्चन में कहे या ना कहे, आपको तीनों ही जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। हालांकि क्वेश्चन में बोल देता है, मैंने लिखा नहीं है, हेडिंग में भी लिख देते हैं कि आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल, ऐसे करके लिख के आएगा क्वेश्चन। तो हम एक एक करके निकालेंगे। सबसे पहले हम कहा निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड? बाहर। फिर हम निकालेंगे सरफेस पे, और फिर हम निकालेंगे इसके अंदर। बात समझ में आ गई? तो हम सबसे पहला जो आर्टिकल करेंगे वो करेंगे हम अ, बाहर के लिए। तो एट आउटसाइड, यानी बाहरी बिंदु पर, ठीक है। लिखिए, पहले लिखो इसके अंदर, ये वाली हेडिंग मत लिखना, पहले लिखो मैं जो बोल रहा हूं। लिखो, लेट अस कंसिडर एन आइसोलेटेड, let us consider an isolated spherical cell, isolated spherical cell, spherical cell लिख लिया। having charge plus q on the surface, having charge plus q on the surface, having charge plus q on the surface, ठीक है। now we have to calculate electric field intensity, now we have to calculate electric field intensity, electric field intensity outside, comma, at the surface
आउटसाइड कोमा एट द सरफेस एंड इनसाइड द स्फेयर एंड इनसाइड द स्फेयर। हिंदी में लिखिए, लिखिए माना माना एक आर त्रिज्या का गोलीय कोश है, कैपिटल आर त्रिज्या। माना एक आर त्रिज्या का गोलीय कोश है जिस पर गोलीय कोश है जिस पर डायग्राम बना सकते हो आप, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। वितरित मतलब बटा हुआ है, ठीक है। आगे लिखिए, हमें इस कोश के बाहर कोमा कोश के पृष्ठ पर बाहर कोमा कोश के पृष्ठ पर तथा कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र बताना है, तथा कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र बताना है, कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र बताना है, ठीक है। डायग्राम बनाइए और लिख लीजिए पहली हेडिंग एट आउटसाइड। बहुत ही सबसे आसान एप्लीकेशन है ये, जितने भी अभी आपने अब तक करे हैं सबसे आसान है। देखो करना क्या है, मैं मान लेता हूं ये स्फेयर का क्या है, सेंटर, ठीक है भाई। जहां समझ में आएगा ना वहां पे मुझसे तुरंत पूछ लेंगे रोक के, है ना। अब हम मान रहे हैं कि इस स्फेयर की कुछ रेडियस भी तो होगी, नहीं होगी। सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। तो इसको हमने रेडियस को क्या मान लिया है, कैपिटल आर इसकी रेडियस है स्फेयर की। हमारा पॉइंट कहां पर है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, वो बाहर है, आउटसाइड है। तो वहां तक भी तो कुछ डिस्टेंस होगा, नहीं होगा। पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो ये है, यहां से यहीं तो पॉइंट है, थोड़ा और दूर ले लो, मतलब बाहर हो कहीं भी हो, इससे हमें मतलब नहीं है। तो जो पॉइंट की डिस्टेंस है ना उसको मैंने मान लिया क्या, स्मॉल आर, जो हमारा पॉइंट है बाहर। तो ये ठीक है। अब बताइए क्या है फर्स्ट स्टेप, क्या है सेकंड स्टेप, क्या थर्ड स्टेप, क्या पहला स्टेप क्या है, जनरल मेथड से फ्लक्स। सेकंड स्टेप में आप गॉस लॉ लगाएंगे। तो मुझे बताइए ये अभी इसमें गॉस लॉ लग सकता है नहीं लग सकता, या हमें गॉसियन सरफेस खींचना पड़ेगा। चार्ज बंद है सरफेस के अंदर है या ओपन सरफेस है, क्लोज सरफेस है, ये बताओ पहले आप। सरफेस तो क्लोज है, सरफेस तो क्लोज है, लेकिन चार्ज सरफेस के अंदर नहीं है, चार्ज सरफेस के ऊपर है, बाहर है। तो चार्ज क्लोज नहीं है, चार्ज क्लोज, सरफेस तो क्लोज है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस वो इसको बंद करने के लिए खींचना पड़ेगा। बताओ क्या खींचूं, सिलेंडर बनाऊं क्या या क्यूबॉइड बनाऊं, कैसा गॉसियन सरफेस खींचेगा बताइए। सिलेंडर बनेगा, कैसा गॉसियन सरफेस बनेगा बताइए, जिन्होंने पढ़ा है वो बताएंगे, है ना। बताओ कैसा गॉसियन सरफेस बनेगा, लड़की बताओ। सिलेंडर बनाऊं, सिलेंडर बना दूं, क्यूब बना दूं। पर आप बताओ सुहानी क्या बनेगा। सर्कल तो है ही नहीं, देखो मैं इसलिए कह रहा था तुमने सर्कल समझने लगे, स्फेयर। अब तो सर्कल क्यों बता रही हो, गलत निकल गया ना, नहीं निकलना चाहिए ना। हाँ, आप बताओ गार्गी कैसा स्फेयर मतलब क्या बनेगा, स्फेयर बनेगा। सिलेंडर क्यों नहीं बना रहे यहाँ पे, हमने जो ये जो दो एप्लीकेशन करे थे, ये पहला दूसरा है, इन दोनों में सिलेंडर बनाया था, याद है आपको, ऐसे करके सिलेंडर बनाया था, याद है। अरे
ऐसे करके, सॉरी ऐसे नहीं बनाया था ना, इस इसमें तो ऐसा बनाया था ना ऐसे, और इस वाले में कैसा बनाया था, ऐसा सिलेंडर बनाया था, लेटा हुआ ऐसे करके। इन दोनों में सिलेंडर बने थे, लेकिन इसमें सिलेंडर नहीं बनेगा। हमें ऐसा सरफेस बनाना होता है, देखो कैसे पता चलेगा, हमें ऐसा सरफेस बनाना होता है, जैसे मान लो ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो अगर मैं 10 सेंटीमीटर इधर भी जाऊं ना, तो मुझे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलनी चाहिए। 10 सेंटीमीटर इधर भी जाऊं ना, तब भी सेम मिलनी चाहिए, इधर भी जाऊं तब भी सेम मिलनी चाहिए। इसका मतलब मैं स्मॉल आर रेडियस का क्या बना दूंगा, एक और, अरे एक और क्या बना दूंगा, स्फेयर ही बनाऊंगा। बात समझ में आ गई? तो देखिए ये, और स्फेयर जो है वो उस पी पॉइंट को कट करके जाना चाहिए जो वहां पे आपने पॉइंट लिया, अरे यही तो है। तो यानी जो स्फेयर है हमारा गॉसियन सरफेस, वो उस पी पॉइंट को क्या करना चाहिए, कट। पंडित जी इधर देखो बोर्ड पे, तो ये जो मैंने येलो येलो बनाया है, ये क्या है आपका, गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, गॉसियन, बोर्ड पे देखिए इधर, बताइए पहला, मतलब पहला स्टेप क्या होता है, जनरल मेथड से फ्लक्स निकालना। मुझे बताओ, ये जो गॉसियन सरफेस खींचा है, इसमें कितने सरफेस हैं, जैसे सिलेंडर जब हम बनाते हैं तो 3 सरफेस होते हैं, एक इधर सर्कल, एक इधर सर्कल, और बीच में कर्व्ड, 3 होते हैं नहीं। इसमें कितने सरफेस हैं, यानी जो फ्लक्स निकलेगा नहीं, समझ में आ रहा है फ्लक्स कैसे निकलेगा, देखो इस पे क्या है, चार्ज है, अरे इस पे क्या है, इस पे चार्ज है पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है, आउटवर्ड, मतलब इधर से बाहर निकलेगी, इधर से भी बाहर निकलेगी, इधर से भी बाहर, ऐसे हर डायरेक्शन में आउटवर्ड निकलेगी नहीं फील्ड, ये फील्ड निकलेगी आउटवर्ड। और जब ये फील्ड निकलेगी तो इस गॉसियन सरफेस को कट करेगी, कट करेगी तो क्या बनेगा, फ्लक्स बनेगा। तो मैं कहना चाह रहा हूं, क्या इसमें अलग अलग सरफेस है या एक ही सरफेस है, पूरा स्फेयर है, पूरा स्फेयर एक ही सरफेस है, अलग अलग सरफेस इसमें नहीं है। तो जो फॉर्मूला आप लगाते हो वो इस बार 3 बार नहीं लगाना है, एक ही बार लगाना। भाई 3 सरफेस होते तो 3 बार लगाते, एक ही सरफेस है तो एक ही बार तो फॉर्मूला लगेगा। बात समझ में आ गई? और वो सरफेस क्या है, स्फेयर है, ठीक है। तो बस मैं यही बताना चाह रहा था, इनको हटा दो, गंदा लग रहा डायग्राम। तो ये यहाँ तक, तो बताइए क्या फॉर्मूला होता है, पाई ई, बोलो आगे फॉर्मूला, निशान, फॉर्मूला बताना, जनरल मेथड का फ्लक्स, 2 बार तो बता चुके हैं पीछे, 2 आर्टिकल में करा था, पहले दूसरे में। इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस, ये जनरल मेथड के फ्लक्स का फॉर्मूला लिख दिया मैंने, लिख दिया, यही होता है, अरे यही होता है, जिन्होंने पढ़ा है वो गर्दनें लाएंगे, यही होता है, तो आनी यही होता है, ठीक। अब यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, कोई बता सकता है कि थीटा कितना होगा, मैं पूछूंगा जीरो क्यों होता है, इसलिए थोड़ा सा सोच लो और फिर बताओ। 90 तो नहीं होगा थीटा, या जीरो होगा, या कितना होगा, आपको थीटा बताना है, जल्दी बताइए, जिन्होंने पढ़ रखा है वो बहुत आसानी से बता सकते हैं। ये इतना आसान क्वेश्चन है, जैसे मैं आपसे पूछूं, आपने एबीसीडी याद है आपको, और मैं पूछूं ए के बाद क्या आता है, तो बस क्योंकि आपने सारा पढ़ रखा है तो थीटा आप बता दोगे। हाथ पे थीटा कैसे निकलेगा, और हाथ पे जगह हो तो थीटा निकलेगी। जो थीटा एंगल होता है वो किस किस के बीच एंगल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की डायरेक्शन, सरफेस की डायरेक्शन, ठीक है। मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है, ऐसे बाहर जा रही है क्या, क्या नाम है आपका, सुहानी, कहाँ जा रही है, बाहर जा रही है नहीं, ठीक है। अब मुझे, ये तो एक एक लाइन हुई ना, थीटा तो 2 लाइन के बीच बनेगा, दूसरी चीज क्या लेते हैं, एरिया, बताओ, बताओ, इस पी पॉइंट पे जो एरिया लूंगा मैं, जो डीए होगा छोटा सा एरिया, उसकी डायरेक्शन भी तो बाहर ही होगी, एरिया की डायरेक्शन भी तो किधर होगी,
बाहर ही होगी। तो डीए वेक्टर भी आपका किधर है, बाहर है। तो दोनों के बीच कोई एंगल बन पाया क्या, तो थीटा कितना आया। और सुन लो, अब ये मत समझना कि मैंने पॉइंट यहां लिया है तो ऐसा यहां पे हो चुका है और बाकी कहीं नहीं होगा। कहीं भी पॉइंट ले लो आप, मैं यहां पे पॉइंट लूंगा, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी और एरिया भी किधर होगा इसका, आउटवर्ड ही होगा। हर पॉइंट पर एरिया की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम ही होगी। तो पॉइंट को कहीं भी ले लो आप पूरे गॉसियन सरफेस पे, फ्लक्स वो सॉरी थीटा क्या होगा, जीरो टाइम। समझ गए, रखें इसमें थीटा की जगह जीरो। तो देखिए यहां लिख देते हैं, चूंकि थीटा इक्वल टू कितना है, 0 डिग्री, वो मैंने समझा दिया क्यों है। तो रखिए फ्लक्स इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा की वैल्यू 0। अब कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो ये आएगा ई डी ए। यहां तक ठीक है भैया। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इंटीग्रेशन से कहा जाती है, बाहर। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर लिख लें क्या, बताइए। पाई ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन से कहा गई, इंटीग्रेशन के अंदर कौन रहा, डीए। डीए है छोटा सा एरिया, और डीए डीए का पूरा इंटीग्रेशन कर दोगे तो पूरा सरफेस एरिया आ जाएगा, पूरा सरफेस एरिया गॉसियन सरफेस का। किसका, यहां पे कंफ्यूजन होगा और गलत करके आते हैं बच्चे, तो सुन लो, मैं दोबारा से बता रहा हूं। डीए कहां का सरफेस एरिया है, गॉसियन सरफेस का, इसका नहीं है जो स्फीयर आपने लिया है। और गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। कैपिटल आर तो आपके स्फेरिकल सेल की रेडियस है। बात समझ में आ रही है। तो मुझे बताइए, डीए का इंटीग्रेशन करूंगा तो एरिया आ जाएगा टोटल, क्या आ जाएगा, टोटल एरिया। और मुझे बताओ सरफेस स्फेयर का टोटल एरिया कितना होता है, स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, छोटी क्लास में पढ़ाते हैं 10th 11th में। स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। क्या लिखूं, पूरा बोलो, क्या लिखूं यहाँ, 4 पाई आर कौन सा है, स्मॉल कैपिटल, स्मॉल। देखो अब यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, कैपिटल आर लिख देते हैं। अब बताओ ये गलत है नहीं है, क्योंकि आपका सरफेस तो बाहर वाला है ना, और बाहर वाले की रेडियस क्या है, स्मॉल आर। और गॉसियन सरफेस तो बाहर वाला है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा बताइए, स्मॉल आर, ही गलती मत कर देना एग्जाम में। तो यहाँ पे आएगा स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। इसको क्या मान लेंगे इक्वेशन नंबर, ये आपने जनरल मेथड से फ्लक्स निकाल दिया है, स्टेप 1 क्लियर हो गया आप। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2, पहले इसको नोट कर लो। क्या कह रहे हो, सेकंड स्टेप हम करेंगे खुद, चलो कर लो, कर लो कर लो। मुझे ऐसा फील हुआ कि बच्चों ने कहा सेकंड स्टेप हम खुद कर लो सेकंड स्टेप। अरे बहुत आसान है यार, क्या लगाना है सेकंड स्टेप में बताइए। हाँ तो लगाइए बाय, अब रुक जाओ। हाँ बाय गॉस लो, ठीक है। बताइए गॉस लो, गार्गी आप कह रही हो मैं बताऊंगी, चलो आप बता दो। बिल्कुल सही बताया है, यही तो होता है, सही है। तो फ्लक्स इक्वल टू क्यू अपॉन में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दें कि क्यू जो है वो इनक्लोज्ड है। इनक्लोज का मतलब क्या होता है, कि गॉसियन सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज है टोटल वो होता है क्यू। कितना है टोटल चार्ज, क्यू ही तो है, अरे क्यू ही तो है। तो क्यू इनक्लोज्ड की जगह क्या आ जाएगा आपका, क्यू इनक्लोज की जगह क्या आ जाएगा आपका, क्यू डिवाइडेड में, इससे ज्यादा कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं। तो ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर, यही आती है। तो गॉस लॉ तो यही है बस, ठीक है। तो अब हम देखो इस वाली इक्वेशन में भी क्या निकाला था, फ्लक्स। इस वाली इक्वेशन में भी क्या निकाला है, फ्लक्स। दोनों स्टेप को हम एक दूसरे के क्या कर देंगे, इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या थी फर्स्ट इक्वेशन, याद है किसी को डायरेक्ट, क्या थी, ई इंटू 4 पाई r इज इक्वल टू, बताइए, क्यू अपॉन में, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो मल्टीप्लाई वाला सारा कहां चला जाता है, तो Q अपॉन में, ये पूरा डिवाइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन, यही तो है, 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन। अब सुन लो, अब सुन लो, इसको ऐसे लिख दूं क्या, देखना बुरा मान गया क्या कोई ऐसे लिख दिया तो। मैं इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लेता हूं,
देखो इसको मैंने क्या करा, यहाँ पे 1 मान लिया ऊपर, इनटू में 1 मान सकते हैं, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहले लिख लिया। अब इधर क्या बचा, क्यू, और इधर क्या बचा नीचे। ये पढ़ा हुआ फॉर्मूला है क्या, ये किसका फॉर्मूला है? कैसा चार्ज होता है? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज से एक पॉइंट दिया है तो आर डिस्टेंस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये पहले पढ़ाया था बहुत टाइम पहले, जो स्टार्टिंग के लेक्चर आप देखोगे ना उसमें मिलेगा ये फॉर्मूला। ठीक है, तो ये वही फॉर्मूला बन गया। अब ये फॉर्मूला वैसा क्यों बना है उसका भी रीजन है, पहले आप नोट कर लो फिर बताता हूँ। एग्जाम में आएगा तो यहाँ पे नहीं छोड़ के आएंगे, अभी और करेंगे थोड़ा सा, 2 स्टेप और लेके जाएंगे। सुन लो करना क्या है, सुन लो। ये जो आपने इसको चार्ज दिया है क्यू चार्ज, लड़की अरे सुन लो आप मेरी बात, ये जो इसको क्यू चार्ज दिया है हमने, ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? सरफेस पे चार्ज है या वॉल्यूम में चार्ज है या लाइन पे चार्ज है? चार्ज के 3 तरीके बताए थे बांटने के, या तो चार्ज सरफेस पे बढ़ जाएगा, या चार्ज एक लाइन में जाएगा, या चार्ज वॉल्यूम में होगा। यहाँ पे किस में है चार्ज? केवल सरफेस पर है। तो सरफेस पे जब चार्ज होता है तो कौन सी डेफिनेशन लगती है? लेमडा सिग्मा रो, लेमडा सिग्मा रो, लेमडा सिग्मा रो सिग्मा। कहाँ पे चार्ज है? सरफेस पे, तो सरफेस के लिए डेफिनेशन लगती है सिग्मा। ठीक है, आपके फॉर्मूले में कहीं पे सिग्मा आया है? आपके फॉर्मूले में कहीं पे सिग्मा सिग्मा आया है? जब सरफेस पे चार्ज है और सिग्मा ही ना आए तो फिर वो कैसा फॉर्मूला? तो हमें इस फॉर्मूले के अंदर सिग्मा लाना पड़ेगा पहली बार, वो भी करेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझ लो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बस छोटी सी बात है, मैं कल बताऊंगा ये सिग्मा में कैसे कन्वर्ट होगा, लेकिन आज जो मैं बता रहा हूं उसको समझो। ये फॉर्मूला जो आया इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कितना आया, बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया वो कितना आया? 1/4 पाई क्यू अपॉन, ठीक है। आप क्या करोगे, एक नोट पॉइंट लिखोगे, नोट पॉइंट। अब सुन लो नोट पॉइंट में लिखना क्या है। होता क्या है कि जो, पहले समझ लो, जो सर्फ ये स्फेयर होता है ना, स्फेयर, इस स्फेयर को जब आप पॉजिटिव चार्ज देते हो, ये आपने पॉजिटिव चार्ज दिया, ठीक है, और ये इसका क्या है, स्फेयर का सेंटर, सुन लो, और ये मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है। कैसा चार्ज है? प्लस क्यू। ठीक है, इससे अगर मैं आर डिस्टेंस पे जाता हूं और पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं तो कितनी आई थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, लेकिन जब मैं इससे स्फेयर से भी जब आर डिस्टेंस पे गया और मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली तो वो भी कितनी आई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मतलब क्या है इसका, दोनों का आंसर सेम आया है। इसका मतलब ये है कि अगर चार्ज स्फेयर के सरफेस पे होता है तो उसको स्फेयर के सरफेस पे ना मानकर हम सारा का सारा चार्ज कहां मानते हैं? सेंटर पे मानते हैं, क्योंकि डिस्टेंस जो ली गई है देखो कहां से ली है, यहां पे भी तो सेंटर, यहां से भी तो चार्ज से ली थी। मतलब सारे के सारे चार्ज को एक पॉइंट पे माना जाता है, और वो पॉइंट कहां होता है? सेंटर। कितना भी बड़ा स्फेयर हो और उस पर सारा का सारा चार्ज डिवाइड है, आप उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो तो आप सारे चार्ज को कहां मान लोगे? उसके सेंटर पे मान लोगे। इसीलिए ये फॉर्मूले दोनों क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। आपने जो स्फेयर की रेडियस है उसका कोई रोल ही नहीं है, देखो स्फेयर की रेडियस थी ना कैपिटल आर, उसका कोई रोल नहीं है पूरे फॉर्मूले में। मतलब जो अब देखो, अब तुम सोच रहे होगे भैया चार्ज तो यहां पे है, हमने डिस्टेंस लिए यहां से, क्यों लिया ऐसा? इसीलिए लिए, चार्ज तो यहां है आगे, लेकिन हमने डिस्टेंस कहां से ली है? सेंटर से। वो इसीलिए लिए क्योंकि सरफेस के सारे चार्ज को स्फेयर में कहा माना जाता है? सेंटर पे माना जाता है। होता सरफेस पे है वो, लेकिन माना कहां जाता है? सेंटर पे, इसलिए सेंटर से डिस्टेंस लेता है। बात समझ में आ गई? तो नोट पॉइंट में ये दोनों बातें आप क्या कर लोगे, नोट कर लोगे। ये आर्टिकल अभी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि इसमें क्या आना बाकी है? सिग्मा आना बाकी है, वो कल आए। ठीक है, हाँ इसमें मैं लाइन बोल देता हूँ जो लिखना है, इसमें मैं लाइन बोल देता हूँ, लिखो। देखो किसी गोले के पृष्ठ का, किसी गोले के पृष्ठ का, किसी गोले के पृष्ठ का संपूर्ण आवेश,
किसी गोले के पृष्ठ का संपूर्ण आवेश, गोले के पृष्ठ का संपूर्ण आवेश उसके केंद्र पर माना जाता है। गोले के पृष्ठ का संपूर्ण आवेश उसके केंद्र पर माना जाता है। all the charge of the surface, all the charge of the surface of the surface of the sphere is supposed to be, is supposed मतलब माना जाता है, supposed to be at the center, is supposed to be at the center। इसलिए हम यहां से डिस्टेंस नहीं लेते हैं, हम सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं। बस समझ में आ गई बात ये। चलो इसको अभी पूरा नहीं हुआ है, कल करेंगे हम।